आज हम लोग अभी आगे बात कर सकते हैं कि जो अभी तक डिस्कशन है एनर्जी इंथैल्पी और हीट ट्रांसफर वर्क इन सब के ऊपर चल रहा था, बिकॉज यू रेस्ट्रिक्टिंग मोर और लेस टुवर्ड्स दीज टर्म्स ओनली, हीट ट्रांसफर एंड ऑल दैट। लेकिन अब हमें दो और नई क्वांटिटीज़ के साथ डील करना है, जो हमारा हो गया एक तो एंट्रोपी और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये हेल्प करेगा जानने में कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उसका केमिकल पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल मतलब उसमें उसमें कितना पोटेंशियल है कुछ करने का, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं ना, टीचर लोग बोलते हैं यार इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल का मतलब है कि आगे फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता है। तो केमिकल पोटेंशियल उसी चीज़ का हमें आइडिया देता है कि उस रिएक्शन में आगे कुछ करने की कितनी गुंजाइश है। तो थोड़ा पहले से हमें पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि जी केमिकल पोटेंशियल है सिस्टम का, तो जब केमिकल पोटेंशियल मिनिमम होता है, यानी जब जी मिनिमम होता है, तो हम लोग फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि अब रिएक्शन में कुछ और करने की गुंजाइश नहीं बाकी है, क्योंकि उसका पोटेंशियल मिनिमम है। और अगर पोटेंशियल बहुत हाई है, यानी जी की वैल्यू बहुत हाई है सिस्टम की, तो मतलब और कम हो सकती है अगर, तो इसका मतलब उसमें बहुत कुछ करने का पोटेंशियल है। एंड दैट गिव्स अस द आइडिया कि मेनली ये सारी चीज़ें हमें लेके जाएगी टुवर्ड्स प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन सिस्टम। बट बिफोर वी गो इन टू दैट, हमें स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए। एंट्रोपी क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमें सेकेंड लॉ पढ़, तो मैं सबसे पहली चीज़ विल स्टे क्वाइट ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ accumulating इंफॉर्मेशन। थोड़ा कम टाइम भी है, लेकिन हम लोग उस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, बट एक्यूरेटली पढ़ना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तुम्हें ये पढ़नी है आज कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका स्टेटमेंट है क्या, व्हाट इज़ दी, जैसे फर्स्ट लॉ कहाँ था ऐसा कुछ उसका भी होगा। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंट्रोपी चेंज ऑफ एनी सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, दोनों मिला दो तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा अगर आपकी प्रोसेस इरिवर्सिबल थी। तो दो लाइनें लिख रहा हूँ और दोनों को अगर ऐड करोगे तो इक्वल टू जीरो आएगा अगर प्रोसेस रिवर्सिबल थी, जिसका मतलब होता है एट इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, एट इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। और सिस्टम का डेल्टा एस और सराउंडिंग का डेल्टा एस मिलके लेस देन जीरो कभी नहीं होता, नेवर। तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक इनइक्वलिटी टाइप है second law of thermodynamics, and it clearly deals with this quantity called entropy. So this will give us a purpose of running after entropy, क्योंकि हमें सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद पता तो चल गया कि दुनिया में कैसी चीज़ें पॉसिबल है, कैसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सेकेंड लॉ विल बी दी कंट्रोलिंग फैक्टर कि एक गिवन सिनेरियो में क्या होना चाहिए आगे, क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है उसके बारे में बताता है वो। तो चीज़ें ऐसे ही होंगी, रिएक्शंस इसी तरीके से होंगी कि वो इन कंडीशंस को फॉलो करें। अब क्योंकि ये चीज़ आ गई तो हमें ये एंट्रोपी पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने जो शुरुआत ही सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट से की है, तो आगे बढ़ते हैं। क्यों मैं यहाँ से क्यों चालू कर रहा हूँ, कोई बोले भाई सीधा यहीं से चालू कर लो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बिकॉज इससे धोखा खा सकते हैं बच्चे, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो गलत भी हो सकता है। माई पॉइंट इज दैट कि दिस इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस। ठीक है, उससे ये आता है, तो बीच वाले स्टेप्स भी तो पता होनी चाहिए ताकि वो पूरा नॉलेज हो हमारे पास। तो चीज़ें हमेशा ऐसे ही होती हैं। ठीक है, अब अगर वो आगे यूज़ करना है तो सेकेंड पॉइंट इज नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस, वो तो आएगा बाद में, ये आना तो चाहिए कैलकुलेट करना। सेकेंड पॉइंट होगा मेरा एंट्रोपी कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, सिस्टम के लिए कैसे किए जाते हैं, सराउंडिंग्स के लिए कैसे किए जाते हैं। सराउंडिंग में है तो एक सिस्टम ही, बट विथ रिगार्ड टू एंट्रोपी देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी देयर, एंड उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेशन करना है तो क्या करना है, क्योंकि प्योरली एंट्रोपी कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चंस तो आएगा। कभी भी आपको किसी सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, कितनी बदली डेल्टा एस कैलकुलेट करना है,
तो फॉर्मूला सिंपल है, आपको हीट ट्रांसफर जो हो रहा है उस सिस्टम के साथ थर्मल वर्क जो हो रहा है उसको टी से डिवाइड करना है। बस ये ध्यान रखना है कि वो हीट ट्रांसफर होना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इससे थोड़ा ऐसा फील आता है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी बदलती है ड्यू टू थर्मल वर्क, ठीक है। पर ये फील इनकरेक्ट है, वो मुझे तुम्हें समझाना है पहले, क्योंकि फील मतलब इससे ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि यार किसी चीज़ की एंट्रोपी अगर बदलनी है तो हीट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एक तो ये समझना, दूसरा समझ में मतलब वो मैं बता रहा हूँ कि इससे क्या दिखता है, फिर हमें वो मिसकॉन्सेप्शन हटाना है। इससे ये दिखता है कि एंट्रोपी जब बदलती है किसी सिस्टम की तो उस एंट्रोपी के बदलाव की जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है जैसे सारी की सारी दारोमदार किसके ऊपर है, हीट ट्रांसफर के ऊपर है। यानी वर्क जो हो रहा होता है, पीवी वर्क जो हो रहा होता है, पीवी वर्क की वजह से एंट्रोपी में बदलाव नहीं होता। पीवी वर्क तो हाथ खड़े करते हैं, भाई मेरी वजह से एंट्रोपी नहीं चेंज हो रही है, मेरे ऊपर दोष मत डालो। दिस इज वॉट इट looks like, but that is not correct because of this word. अगर प्रोसेस रिवर्सिबल थी, ठीक है, तब तो क्यू पे डिपेंड करता और किसी पे नहीं। यानी अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है ना, अब उस प्रोसेस में जो एंट्रोपी बदला सिस्टम का, उस एंट्रोपी के बदलाव में वर्क का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर वर्क हो भी रहा था तो वर्क बोलेगा मेरी वजह से नहीं हुआ। पर इन जनरल अगर प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल नहीं है, कुछ और है, तो वर्क की वजह से भी डेल्टा एस का टर्म आएगा एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि आपको एंट्रोपी कैलकुलेशन हमेशा करने ऐसे ही हैं। आपको प्रोसेस रिवर्सिबल कंसिडर करनी पड़ेगी, अगर नहीं भी है तो रिवर्सिबल पाथ से लेके जाना पड़ेगा इनिशियल से फाइनल स्टेट तक, और जो भी क्यू आता है उसको टी से डिवाइड करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। अगर हम पहले ही लिख लो, ठीक है, सारी चीज़ें, और कुछ यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो। सर वर्क पर डिपेंडेंस वाला एक बार बोलो। हाँ, उस पर मैं आऊँगा थोड़ा, मैं इतना जरूर लिख देता हूँ, इट इज़ बेटर कि व्हेन यू लुक एट दिस फॉर्मूला तो एक ये चीज़ें लिख देता अच्छा रहता, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि एंट्रोपी चेंज, वर्ड्स में लिखते हैं, एंट्रोपी चेंजेस आर नॉट affected by PV work and only affected by heat transfer। ये फैक्ट नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ से लिख के यहाँ तक जो लिखा है ना, ये फैक्ट नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। और बोले जब फैक्ट नहीं है तो आप ज़बरदस्ती बीच में क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि लोग लग सकता है ऐसा फैक्ट, ठीक है, वो नहीं लग। जैसे कल को कोई बोले कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस थी, तो उसमें जो डेल्टा एस होगा वो भी पूछेगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हीट ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, तुम्हें पता है। तो बच्चा सोचेगा हीट ट्रांसफ़र तो होता ही नहीं, तो डेल्टा एस तो ज़ीरो बोल देगा, तो वहाँ पंगे हो जाएंगे, ठीक है ना, होता नहीं है ज़ीरो। अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल थी तो आप देखो, रिवर्सिबल थी, एडियाबेटिक भी थी, रिवर्सिबल भी थी, क्यू भी ज़ीरो था, तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा एस ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यानी लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि वर्क का क्या कंट्रीब्यूशन है इनटू द एंट्रोपी चेंजेस विद इन अ पीस ऑफ मैटर। तो मैं यहाँ पे दो केसेस ले रहा हूँ, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, सबका डेल्टा एस आता है ऐसे ही है जनरल सिस्टम सब। और फिर मैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे लिखा, वो लिख लिया हो तो लिखा देते हैं, या फिर एक अब ये लिखा जा रहा है यहाँ पे कि जो सिस्टम्स हैं उनका जो एंट्रोपी चेंज है, तो ऐसे भी लिख देते हैं, एंट्रोपी
changes, ठीक है, are affected by mechanical work. If process is irreversible, अब देखो एकदम क्लियर कट लिखा है, एक्सप्लेन न्यूमेरिकली ऑल्सो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ डाउट आते हैं तो पूछते रहना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉम्प्लिकेटेड। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, और जेई में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जेई एडवांस में स्पेशली इस एनालिसिस रिलेटेड। जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग है, दैट्स नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंट्रोपी चेंजेस आर नॉट affected by mechanical work. ठीक है, लिखो ये। बोले ऐसा क्यों? सिस्टम भी एक सिस्टम सराउंडिंग लिखने से क्या होता है, ये भी चीज़ें होती हैं, ये भी चीज़ें होती हैं, ऑल चीज़ें ऑफ द नेचर शुड फॉलो द सेम रूल। तो जब आप सिस्टम लिखते हो तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि एंट्रोपी चेंजेस आर अफेक्टेड बाय मैकेनिकल वर्क इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल? इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इट इज गेटिंग अफेक्टेड। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ लिखा होता प्रोसेस इज रिवर्सिबल तो फिर नॉट अफेक्टेड आ जाता, ठीक है, जैसा मैंने वहाँ तुम्हें समझाया भी था। क्योंकि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, सिस्टम बोलता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो रिवर्सिबल है, तो ओनली क्यू विल डिसाइड दी डेल्टा एस, ठीक है। इसलिए लिखा है कि सर एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, ऐसे लिखते, इफ सिस्टम, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखने की, बार बार ये सेंटेंस लिखते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, भी जो लैंग्वेज तुम्हें अच्छी लगे। अच्छा, इफ द सिस्टम सेज द प्रोसेस हैपनिंग is reversible for me, then delta S only depends on Q and of course T, ठीक है, फॉर्मूला देख सकते हो, ओके, only depends on Q and T। And if the system says the process happening is irreversible for me, मेरे साथ कुछ जल्दी ही घटना हो रही है, जो भी कंप्रेशन, एक्सपांशन, रिएक्शन, प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कुछ जल्दी ही बन रहे हैं, फटाफट बन रहे हैं, ठीक है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस इन अ वे, तो डेल्टा एस डिपेंड्स मतलब डेल्टा एस gets affected, एंट्रोपी गेट्स अफेक्टेड, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंट्रोपी गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू Q as well as W। और ऐसा क्यों, दो अलग अलग फॉर्मूले क्यों? फॉर्मूला तो एक ही था, पर तुम देखो ना फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है वो, DQ रिवर्सिबल बोल रहा है, तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल थी तब तो जो एक्चुअल क्यू है वो आ जाएगा, आपका क्यू विल डिसाइड द डेल्टा एस। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल थी, ठीक है, तो जो एक्चुअल क्यू है वो लेना ही है तुम्हें, उस सिस्टम को उसी इनिशियल से उसी फाइनल स्टेट तक रिवर्सिबली लेके जाना है, और फिर जो क्यू होगा वो यूज करके डेल्टा एस निकालना है। और अगर पाथ चेंज करोगे तो तुम्हें पता है ना कि क्यू चेंज हो जाएगा और डेल्टा एस। सर रिपीट करेंगे? हाँ करते हैं।
अगर सिस्टम बोलता है कि इज इरिवर्सिबल फॉर मी, देन एस गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू क्यू एज वेल एज डब्ल्यू। कैसे बोले कि ये देखो डेल्टा एस, देखो क्यू रिवर्सिबल बाई टी एन, ऐसा है एन फैक्टर आर बाई टू इंटू डी टी। ये एनर्जी चेंज, मैं सपोज आइडियल गैस केस लेता हूँ, आइडियल गैस सिनेरियो लेते हो, तो ये एनर्जी चेंज हो गया। एनर्जी चेंज में से हम वर्क सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पी डी वी माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी। ये है चेंज इन एंट्रोपी अगर प्रोसेस रिवर्सिबल थी तो। ठीक है, ये मैं हटा ही देता हूँ, वापस लिख रहा हूँ ना नया नया बढ़िया। ठीक, ये तो हो गया, क्योंकि जो फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से लिखा है ऊपर, हीट ट्रांसफर एनर्जी चेंज माइनस मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू टी, विच इज एक्चुअली हीट ट्रांसफर ओनली, राइट। तो आप ऐसे अगर रिवर्सिबल हो रहा था तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में ना, ये क्या है, ये एक्चुअल हीट ट्रांसफर ही है इस प्रोसेस का। ओके, अब मैं बोलता हूं कि प्रोसेस इरिवर्सिबल थी। अब ध्यान से देखना, सिस्टम बोल रहा है मेरे ऊपर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? बोले अब जैसे सिखाया वैसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे टी डालेंगे और ऊपर क्या डालेंगे, ऊपर क्यू डालेंगे। पर ये क्यू क्या इस इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हो रही है क्या ये उसका हीट ट्रांसफर है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में था ही नहीं। फॉर्मूले में था कि रिवर्सिबली होती अगर ये प्रोसेस, तो जो क्यू होता वही रखना है, यानी यही चीज रखनी। ये पी ऑफ द सिस्टम है, ठीक है ना। रिवर्सिबली होता तो जो क्यू होता वही रखना है, ठीक है। अब तुम देखो, ये था नथिंग बट हीट ट्रांसफर ऑफ द प्रोसेस। अब आराम से सोच के बताना, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है, क्या ये जो हो रहा है उसका हीट ट्रांसफर है? नो सर, बिकॉज यहाँ पी ऑफ सिस्टम ले रखे हैं ना, तो अगर वहां का हीट ट्रांसफर होता पी एक्सटर्नल होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी लिख ही देना चाहिए, बेटर है, ताकि बच्चों को वो कंट्रास्ट दिख जाए। जो हो रहा है उसका हीट ट्रांसफर ये नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि हमने लिखा था कि भाई डेल्टा एस कैलकुलेट करते टाइम आपको क्यू लिखना है, बट टेकिंग अ पाथ विच इज रिवर्सिबल, इसका जो क्यू है, जो हो रहा है उसका जो क्यू है वो ये है एन एफ आर बाई टू इंटू डी टी प्लस पी एक्सटर्नल डीवी, ये पी सिस्टम डीवी, पी एक्सटर्नल डी, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमेशा एंट्रोपी चेंज की। व्हाट इज योर फाइनल कंक्लूजन विच हेल्प्स यू टू ओवरकम प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने? तो फाइनल कंक्लूजन ये रखो कि जब भी आपके सामने कोई टिपिकल क्वेश्चन आया जिसमें कोई प्रोसेस हो रही है ऑन द सिस्टम और आपको डेल्टा एस निकालना है, तो आप चुपचाप उस सिस्टम की जो भी इनिशियल स्टेट दी हुई थी वहां से फाइनल स्टेट तक एक रिवर्सिबल पाथ कंसिडर करके उसका क्यू का एक्सप्रेशन जनरेट करके न्यूमरेटर में डाल के टी से डिवाइड करके कैलकुलेट करो। तुम्हें लग रहा होगा बहुत झंझट है, झंझट नहीं, बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज स्टेट फंक्शन से की ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा क्या हो गया, बोले आपको क्वेश्चन फेस करने से पहले ही आंसर आज ही निकाल के चले जाओ। उस दिन वो कुछ भी प्रोसेस ले लें, क्वेश्चन में कुछ भी बोला, अजीब से धड़ाम से कंप्रेशन किया, धड़ाम से एक्सपांशन किया, यू डोंट केयर, तुम आज यहीं पे बना लो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला उस दिन वैलिड भी हो, उस क्वेश्चन में भी वैलिड होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, बस फॉर्मूला एक्सप्रेशन इससे आना चाहिए, तो इससे ही निकाल लेते हैं ना बेटर, विच इज वेरी सिंपल एक्चुअली। डी टी बाई टी एंड पी बाई टी एन आर बाई वी होता है। इंटीग्रेट करेंगे तो तुम्हें टोटल डेल्टा एस, एक आइडियल गैस का तो निकल गया, ऑब्वियसली आइडियल गैस का ही है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, उसके जो भी मोल्स थे
ln TF by TI और उसके जो भी मोल्स थे उसका NR ln VF by VI। यही है एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का फाइनल एक्सप्रेशन। मतलब यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। चाहे प्रोसेस कैसी भी हो, आपको क्या चाहिए, सिर्फ इनिशियल फाइनल टेम्परेचर चाहिए, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम चाहिए। तो बोले वो सब सेंटेंस लिख के आपने हमें कंफ्यूज क्यों किया? मैं कंफ्यूज नहीं, ये चीज़ें फैक्ट है तो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है, तुम जानते भी हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया होगा तुम्हें कि जेई वाले कोई जरूरी थोड़ी है हार्डकोर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे। वो ऐसी चीज़ें एनालाइज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए और थोड़ा फिजिकली भी फील कर सकते हो उसको। जब आप किसी सिस्टम को रिवर्सिबली, लेट्स से एक आइडियल गैस को रिवर्सिबली कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रिवर्सिबली कंप्रेस कर रहे हो तो जो मैकेनिकल वर्क है ना वो हो रहा होता है इनफाइनाइटली स्लोली, और जो हीट ट्रांसफर जो हो रही होती है ना वो भी होती है इनफाइनाइटली स्लोली, ठीक है। अब देखो बढ़िया, अच्छा, अगर तुम अच्छे साइंटिफिक तरीके से सोचते हो, साइंटिफिक तरीके से सोचना तुम्हें अच्छा लगता है, तो इट विल हेल्प यू सिंप्लीफाई दीज थिंग्स अ लॉट। रिवर्सिबली हो रही ये वर्क है, ये हीट ट्रांसफर है, दोनों इनफाइनाइटली स्लो होते हैं। तो उससे तुम्हें वो एंट्रोपी की वो जो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग लोग बोलते हैं ना कि इट काइंड ऑफ गिव्स यू द डिसऑर्डर्डनेस इन द सिस्टम। तो अगर आपका पिस्टन मूव कर रहा है, तुम जानते हो पिस्टन की मूवमेंट एक ऑर्डर्डली मोशन है या डिसऑर्डर्ड मोशन है? इसका क्या जवाब है? ऑर्डर्ड वे में मूव करता है या ऑर्डर। ऑर्डर्ड वे। एकदम बढ़िया, एकदम सीधा सीधा ऐसे आता है, ठीक। ये ऑर्डर्ड वे में एनर्जी भरने का या निकालने का तरीका ऑर्डर्ड। आप देखो, ध्यान से सुनना, अगर वर्क एक ऑर्डर्ड तरीका होता है एनर्जी को एक्सचेंज करने का, जैसा हमने अभी एक्सेप्ट किया, तब तो ये बोलना चाहिए कि कितना भी वर्क करो, ऑर्डर्ड तरीका है ना वो, तो कितना भी वर्क करो, एंट्रोपी शुड नॉट गेट अफेक्टेड ड्यू टू वर्क। हीट ट्रांसफर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं और वो बहुत रैंडमली टकराते हैं। ये जो तरीका है एनर्जी भरने का या निकालने का, ये डिसऑर्डर्ड वे में होता है। तो अगर मैं ये फिजिकल अंडरस्टैंडिंग जो हमने खुद ने नोटिस की, अगर उसको हम एम्प्लॉय करें, तो साफ दिख रहा है कि ऑर्डर्ड वे में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो कितना भी हो जाए, डजंट मैटर इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंजेस। बट डिसऑर्डर्ड वे में जो होता है दैट विल कंट्रीब्यूट टू द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एक बात हो गई। अब अगर मैं बोलता हूँ यही पिस्टन धड़ाम से नीचे आए, फिर इनफाइनाइटली स्लोली नहीं, धड़ाम से नीचे आए और हीट ट्रांसफर भी हो रही है, तब तुम्हें फील हो रहा होगा कि उस केस में वो जो धड़ाम से जब पिस्टन नीचे आता ना, तो जो वर्क है ना वो ऑर्डर्ड वे में नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि इरिवर्सिबल वर्क इज नॉट एन ऑर्डर्ड वे ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी, ठीक है। उसमें यस सर। रैंडमनेस तरीके में, रैंडमनेस है उस तरीके में, एंट्रोपी चेंज करने की कैपेबिलिटी है। सर सर वो एक बार एंट्रोपी का पी एक्सटर्नल क्यों लिया, वो पी एक्सटर्नल और पी ऑफ सिस्टम क्यों लिया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? कभी नहीं लेना है, कभी नहीं। इस फॉर्मूले में हमेशा देखो पी ऑफ द सिस्टम ही लेना, नेवर टेक पी एक्सटर्नल, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला था, याद रखो, फॉर्मूला में ऐसे लिखा था मैंने, और यहाँ पे मैंने ऐसे भी डाला था ना, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर के लिए आपको रिवर्सिबल एनर्जी चेंज which is this, and reversible work which is P of the system। इसलिए देखो मैंने P की जगह nRT by V लिखा है। सिस्टम का P ही तो होता है nRT by V, सराउंडिंग का P जरूरी थोड़ी nRT by V हो। तो आपको एंट्रोपी के फॉर्मूले में, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में हमेशा यहाँ पे P of the system लिखें। सर बोलो। सर ये मतलब हम ले कैसे रहे हैं, मतलब
कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो कैसे अफेक्ट नहीं कर रहा है वो वाला पॉइंट बताएंगे। जैसे हम पी सिस्टम कैसे ले पा रहे हैं, इरिवर्सिबल हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग है, बट देन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब हम डेल्टा ऐसा आइडियल गैस कर रहे हैं, हम ले रहे हैं सराउंडिंग की जगह सिस्टम ही, दोनों ही प्रोसेस के लिए। हाँ मतलब ये सिस्टम का प्रेशर ले रहे हैं दोनों के लिए, ऐसा क्यों ले रहे हैं वही ना? वो इफेक्ट कैसे नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट इक्वेशन तो दोनों के लिए वैलिड है ना, दोनों यस बिल्कुल सही है, दोनों के लिए वैलिड है। हाँ से तो फिर वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? हम कि सिस्टम ले या फिर सराउंडिंग ले। नहीं अफेक्ट कर रहा है ना, अगर यहाँ पे मैं सराउंडिंग का प्रेशर लेता तो ये थोड़ी आता एक्सप्रेशन। और सर मैं बोल रहा था कि हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी पी सिस्टम ही लिया, ठीक है। तो हम जनरली तो हमें लेना चाहिए पी सराउंडिंग, सो वो बात कैसे अफेक्ट नहीं कर रही है? हाँ एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू क्वेश्चन द ओरिजिनल थिंग, मतलब भाई अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके अंदर जो वर्क होता है उसमें तो पी ऑफ द सराउंडिंग होता है, यानी पी एक्सटर्नल होता है, तो फिर आप यहाँ पे पी ऑफ द सिस्टम क्यों ले रहे हो? यही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली आप ये सोच रहे हो ना कि सर फॉर्मूला ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं ये जवाब देता हूँ कि भाई वर्क में पी एक्सटर्नल नहीं लेना है, पी ऑफ द सिस्टम लेना है, तो मैं किस बेसिस पे ले रहा हूँ कि भाई फॉर्मूले में रिवर्सिबल लिखा था इसलिए। अब अगर उसको क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब यही पूछ रहे हो ना कि भाई फॉर्मूले में रिवर्सिबल क्यों लिखा है, जब एक्चुअल प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो आप डेल्टा एस क्यों रिवर्सिबल यूज करके क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? इन अदर वर्ड्स लेट्स टेक एग्जांपल कि भाई आपने सपोज एक कुछ तो हीलियम कुछ लिया, ठीक है, यहाँ 1 एटमोस्फेयर प्रेशर है, ये टेम्परेचर हो गया बच्चों 300 केल्विन, मैं यहाँ पे प्रेशर सीधा 4 एटमोस्फेयर कर देता हूँ, तो मुझे पता है ये धड़ाम से नीचे आएगा, अंडर कांस्टेंट प्रेशर एक कंप्रेशन प्रोसेस होगी। अगर तुम्हें इस हीलियम का एंट्रोपी चेंज निकालना है, ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो क्यू हुआ वो नहीं लेना है, ये बोल रहा था मैं। फॉर्मूला ये बोलता है कि आपको फिर क्या करना है, अगर इसी का डेल्टा एस निकालना है तो आप इसको हटाओ, वही हीलियम लो, उसी इनिशियल प्रेशर पे लो, उसी इनिशियल टेम्परेचर पे लो, लेकिन आउटसाइड प्रेशर 4 एटमोस्फेयर मत कर दो, आउटसाइड प्रेशर ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करो, ताकि लास्ट में 4 हो जाए इंक्रीज कर करके, और ग्रेजुअली धीरे धीरे कंप्रेशन करो। ऐसा प्रोसेस लेके आपको क्यू निकालना है और फिर टी से डिवाइड करना है और डेल्टा एस करना है, और इससे जो आएगा वो इसका भी डेल्टा एस होगा, इस प्रोसेस का डेल्टा एस होगा। बोले ऐसा क्यों, प्रोसेस तो चेंज कर दिया आपने, क्वेश्चन तो इसका था आपने ठीक कर लिया। तो उसका जवाब है कि डेल्टा एस इज स्टेट फंक्शन, आप रिवर्सिबली करो या एक्चुअल में जो इरिवर्सिबल हो रहा है वो करो, डेल्टा एस तो सेम ही रहेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। हालांकि ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है समझाने का, मुझे ये समझाना पड़ा बिकॉज दिक्कत क्या हो गई, तुमने वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया। ये बहुत ही घटिया तरीका होता है समझाने का, यूजुअली ये तो तरीका लोग अपनाते हैं समझाने के लिए, बट ये अच्छा तरीका नहीं है। मैं तो ये पसंद करता हूँ, मैं ओपनली ऑनेस्टली तुम्हें बता देता हूँ कि व्हाट इज इन माय हेड, इट इज बिट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड इट फॉर वंस, पर एक बार समझ आता है ना तो उसके बाद ये फॉर्मूले सब मोह माया दिखता है और ऐसा लगता है यार मेरे को तो सब आता है ऐसे। तो मैं जस्ट एक बार बोल देता हूँ अपनी साइड से, फिर तुम देख लेना। पर मैंने एक तरीका तो जैसे ये समझाया कि भाई ऐसा है, एक्चुअल प्रोसेस कैसी भी हो, आप उसी इनिशियल स्टेट से उसी फाइनल स्टेट तक उसको रिवर्सिबली लेके जाओ और डी क्यू बाई टी निकाल लो, तो जो डेल्टा एस आया वो डेल्टा एस आपके उस एक्चुअल प्रोसेस का भी डेल्टा एस होगा, बिकॉज ऑफ दी डेल्टा एस की प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन, बट दैट्स नॉट एक्चुअली द रीजन, दैट्स जस्ट शॉर्टकट टाइप समझाना। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि अगर कोई सवाल उठाए ऐसे कि वाई एंट्रोपी चेंज इज क्यू रिवर्सिबल डिपेंडेंट, क्यू रिवर्सिबल डिपेंडेंट क्यों है, क्यों नहीं वो क्यू एज वेल एज डब्ल्यू डिपेंडेंट है, या क्यू रिवर्सिबल एंड डब्ल्यू रिवर्सिबल एंड क्यू इरिवर्सिबल एंड डब्ल्यू इरिवर्सिबल, व्हाई इज इट नॉट लाइक दैट, व्हाई द फॉर्मूला इज लाइक दैट। तो उसके लिए मैं एक सेंटेंस पहले बोलता हूँ, एक दो तीन सेंटेंस बोलूँगा, सब
समझ में आएगा मेरे ख्याल से। पहला सेंटेंस ये कि एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर एडेड इनटू द सिस्टम। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट विद द सिस्टम। ठीक है, एक तो ये हो, तो बोले ठीक है होता होगा, यही मीनिंग होता होगा एंट्रोपी का, तो चलो यहाँ से चालू करते हैं। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम में एंट्रोपी बदलनी है तो आपको इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है इन डिसऑर्डर्ड मैनर। ऑर्डर्ड मैनर में अगर तुम इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज करोगे ना तो एंट्रोपी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऑर्डर्ड मैनर में करोगे तो एंट्रोपी इज नॉट एनर्जी। एंट्रोपी इज कि अगर आप किसी पीस ऑफ मैटर के साथ एनर्जी एक्सचेंज करो इन अ वेरी वायोलेंट मैनर, इन डिसऑर्डर्ड मैनर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो मैंने एक तो ये बोल दिया कि एंट्रोपी को अगर बदलना है, किसी सिस्टम के एंट्रोपी को बदलना है तो आपको उस सिस्टम के साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है। पर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करने से नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज ऑर्डर्ड मैनर में भी की जा सकती है, डिसऑर्डर्ड मैनर में भी की जा सकती है। ठीक है, अब डिसऑर्डर्ड मैनर में कितनी भी एनर्जी एक्सचेंज करो विल नॉट अफेक्ट एंट्रोपी, एंट्रोपी अनअफेक्टेड होगी। लेकिन आप एंट्रोपी अफेक्टेड होगी। ठीक है, और डिसऑर्डर्ड मैनर में अगर हमने बहुत धीरे 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 मस्त तरीके से अगर उसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज की तो फिर एंट्रोपी विल बी अनअफेक्टेड। ये तो हो गया एक बात। ठीक है, अब ये आपका सिस्टम, अब मुझे सपोज मेरे को जच गई चढ़ गई कि भाई मेरे को तो इसका ना एंट्रोपी बदलना है, तो बोले करो एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं क्या करता हूं, वर्क करता हूं एनर्जी एक्सचेंज के लिए, हीट ट्रांसफर भी करता हूं, सिर्फ इतना लिखा है। ठीक है, आप ये वर्क भी करता हूं, हीट ट्रांसफर भी लिखता हूं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये दो जनरल तरीके होते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं क्यू भी कर रहा हूं, वर्क भी कर रहा हूं, इतना लिखा है बस, बताओ इनकी वजह से, फॉरगेट द फॉर्मूला, ठीक है वो नहीं आया, अभी आएगा, इनकी वजह से एंट्रोपी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, क्या बोलो? सर हीट डिसऑर्डर मैनर में है तो बदलेगी। हाँ, मतलब वो पूछा कि ऐसा है तो सर वैसा है, तो ऐसी बात कर रहा है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने अभी तक यहीं तक बोला है तुम्हें, एक सिस्टम है उसका एंट्रोपी बदलना है, और ये सिर्फ यहां तक बोला मैंने, क्यू डब्ल्यू एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। सवाल तो मेन ये है कि एनर्जी एक्सचेंज का तरीका क्या है, क्यू और डब्ल्यू, क्या ये तरीके ऑर्डर्ड है या डिसऑर्डर्ड है? डिसऑर्डर्ड मैनर है, तो मुझे एक एक करके बताओ क्यू के बारे में क्या ख्याल है, ये ऑर्डर्ड तरीका है एनर्जी एक्सचेंज का या डिसऑर्डर्ड तरीका है एनर्जी एक्सचेंज? So disordered. Disordered. So disordered. No matter how you do it, no matter how slowly you do it, it is always disordered. तो एंट्रोपी जो भी इंसान है वो इमीडिएटली याद करा रही है, हाँ हीट ट्रांसफर की वजह से मैं अफेक्ट होऊंगा, मैं अफेक्ट होऊंगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर की नेचर ऐसी है। इतने में वर्क को पूछें भाई तेरा क्या है, तू अफेक्ट करता है क्या एंट्रोपी को? तो वर्क में जो है ना, दो केसेस है, जल्दी से हो रहा है या धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, अगर धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे इनफाइनाइटली स्लोली हो रहा है, तो वर्क बोलेगा मैं तो ऑर्डर्ड हूं, और अगर जल्दी से हो रहा है तो वर्क बोलेगा मैं तो डिसऑर्डर्ड हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी एक्यूरेटली एंट्रोपी कितनी अफेक्ट हो रही है पता करना है, तो व्हाट क्वांटिटी विल डिसाइड दैट? What quantity will decide the exact changes in entropy? Q reversible, W reversible, Q irreversible, W irreversible। ये जा रहे थे क्वांटिटी। ठीक है, इनमें से वो कौन सी क्वांटिटी है जो एंट्रोपी चेंजेस को एग्जैक्टली मेजर करेगी? तो उसका जवाब तुम्हें अभी मिल गया होगा कि आप एक ऐसी प्रोसेस लो जिसमें Q तो हो रहा है पर W नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे सोचो, W ऑर्डर डिसऑर्डर नहीं है, यानी ये ले लो, W रिवर्सिबल की वजह से नो इफेक्ट, ठीक है, ऑर्डर्ड है, और उस वक्त जो Q हो रहा होगा उसकी वजह से एंट्रोपी अफेक्ट होगी।
तो अगर आपने एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लिया तो आपको टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा ना बच्चों, अभी समझ में आया? यस सर। तो दैट इज वाई द ओरिजिन ऑफ फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। भाई फॉर्मूले में ऐसा क्यों है कि आप क्यों रिवर्सिबल डालते हो? क्योंकि अगर आप एक प्रोसेस को रिवर्सिबली कराओ तो क्यों जो है वो जिम्मेदारी ले लेता है सारी की सारी कि भाई जो भी एंट्रोपी चेंज हो रही है मेरी वजह से, मेरे पीछे भागो मेरे पीछे भागो, मैं तुम्हें बताता हूँ एंट्रोपी चेंज कितनी, वर्क को छोड़ दो क्योंकि वर्क की वजह से कुछ नहीं हो रहा। अब अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा अभी कि इसके पीछे भी भागना पड़ेगा, इसके पीछे भी भागना पड़ेगा, गंदा गंदा फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बनाएगा। उसका जवाब है, ये स्मार्टनेस है थर्मोडायनेमिक्स का जवाब है कि नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी भी तो वही करो। अगर इरिवर्सिबल हो रही है होने दो, होती होगी इरिवर्सिबल। कंडक्ट दैट सेम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट प्रोसेस थ्रू अ रिवर्सिबल पाथ एंड डू द सेम थिंग। क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो यू विल बी स्टिल कैलकुलेटिंग द सेम क्वांटिटी। तो ये वजह है साइंटिफिक या कॉन्सेप्चुअल इस फॉर्मूले के ऐसा होने की, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हमें पता चल गए कि रिवर्सिबल वर्क एक ऑर्डर्ड मैनर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है, इरिवर्सिबल वर्क एक डिसऑर्डर्ड मैनर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यू विल बी एबल टू नाउ आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस कि अगर एक एडियाबैटिक प्रोसेस हुई, इरिवर्सिबल थी, Q 0 होगा, इसका डेल्टा S 0 नहीं होगा। और एक्सप्लेन कर सकते हो विदाउट एनी गोइंग इनटू द इक्वेशंस, क्योंकि एडियाबैटिक हुई मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, पर इरिवर्सिबल थी, ये नहीं हो रहा, वर्क होगा ना फिर। वर्क रहेगा, हाँ वर्क। और वर्क इस बार कैसा है, इरिवर्सिबल। यानी ये वो वर्क है जो बोलेगा मैं भी डिसऑर्डर्ड हूं, डिसऑर्डर्ड मैनर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज और मेरी वजह से एंट्रोपी चेंज हुआ होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे कितना हुआ होगा, तरीका वही रहेगा, ठीक है, पर होगा ये, ठीक है। अब वो तरीका भी तो पता है, वो तरीका देख, इसलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा बहुत सिंपल है, ये हमारे बहुत एडवांटेज हो गया, कैलकुलेट करना ही कर दो, n फैक्टर r/2 ln tf/ti प्लस nr ln vf/vi, काम खत्म। चाहे कैसी भी प्रोसेस हो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बट एक अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ी डेवलप हुई कि भाई एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में झटके से जो वर्क होता है ना उसकी वजह से भी एंट्रोपी बदलती है, इवन तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन वर्क करने का तरीका ऐसा वायलेंट था कि उसकी वजह से अंदर एंट्रोपी बदल गई। सर हाँ सर ये एडियाबैटिक इरिवर्सिबल ये जो प्रोसेस है इसमें हमने देखा कि जैसे Q 0 है तो एंट्रोपी तो 0 नहीं होगी क्योंकि इरिवर्सिबल है, कुछ वर्क डन होगा, और हम कर रहे हैं रिवर्सिबल के तरीके से। तो हम बोल रहे हैं कि अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबल होती तो उसका Q 0 नहीं होता। उसका Q0 नहीं होता, करेक्ट बात, ओके। सही कहा। अभी तो वो डेल्टा S 0 नहीं आया है ना, और लॉजिकली बात ठीक लग रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इरिवर्सिबल वर्क हो रहा है, मतलब हालांकि थोड़ा ये ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग जा रहे होता, क्योंकि तो पूछ रहे हो ऐसा चीज है। W इरिवर्सिबल था यानी डिसऑर्डर्ड वर्क था, पर Q इरिवर्सिबल थी लेकिन 0 था। अब मैं अगर इसको रिवर्सिबली करूं तो वर्क जो भी होगा वो रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो वर्क तो आज करेगा, भाई मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है एंट्रोपी को, लेकिन एंट्रोपी चेंज तो हुई है, हमें पता है। देखो इधर से चेक करो, एक्चुअल प्रोसेस ये थी, ठीक है, बताओ एंट्रोपी चेंज हुई है कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ सर हुई है, इसकी वजह से हुई है। अब अगर मैं बोलूंगा कि यही इनिशियल स्टेट से यही फाइनल स्टेट से जाता हूं, लेकिन मैं रिवर्सिबली जाता हूं, ठीक है, तो वर्क की वजह से एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। अब बताओ Q 0 होगा? नो सर। पूछा था इस बच्चे ने, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसकी वजह से भी एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, इसकी वजह से तो हो ही नहीं रही है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा, तो इधर टोटल एंट्रोपी चेंज 0 नहीं है, मैथ नहीं कर रहा। तो ये जस्ट सर एनालिसिस है। हाँ बोलो। सर यानी कि जरूरी नहीं है ना प्रोसेस सेम हो, बस इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, हम एक कोई नई प्रोसेस से लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली, कोई नई प्रोसेस लेनी है, और वो कोई नई प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए ऑल यू नीड इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द आइडियल गैस एंड फाइनल स्टेट ऑफ द आइडियल गैस। वो कैलकुलेट करके उसमें आप वैल्यूज डाल दो, आपको सीधा डेल्टा एस आ जाएगा।
सर सर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो क्यू है वो दोनों केस में डिसऑर्डर ही रहता है ना? हाँ, क्यू हमेशा डिसऑर्डर रहता है, करेक्ट बात। तो सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने पहले केस में जो क्यू निकाला वो डिसऑर्डर था, वो सेम उस अगर वही प्रोसेस हम इरिवर्सिबली करें तो वो क्यू सेम रहेगा, बट उसमें एक वर्क का डिसऑर्डर जो डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है उसकी वजह से एक और टर्म ऐड हो जाएगा। बोले क्यू की वैल्यू सेम रहेगी, ये बोल रही क्या? यस सर। क्यू की वैल्यू तो बदल सकती है ना, प्रोसेस चेंज होगा तो, पाथ फंक्शन होता है ना वो तो। सर हम उसको फिर रिवर्सिबल वे में कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हमने वर्क रिवर्सिबल किया तो क्यू रिवर्सिबल अलग होगा, बट हम उसको रिवर्सिबल वे में निकाल रहे हैं तो फिर हाँ मतलब कैसे निकालेंगे, वो सिंपल जो होता है तरीका वही यूज करो, पी ऑफ द सिस्टम डाल के डीवी डाल के ऐसे निकालोगे। बट सर हम वर्क तो इरिवर्सिबल कर रहे हैं ना, तो आपने बोला क्यू इरिवर्सिबल जो उसके लिए होगा वो अलग होगा क्यू रिवर्सिबल से, तो सर हम क्यू रिवर्सिबल क्यों निकाल रहे हैं फिर? मतलब वापस घूम फिर के यही पूछ रहे हो कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ऐसे राइट? यही पूछ रही है एक तरह से, क्योंकि अगर अगर तूने बोला भाई क्यू रिवर्सिबल क्यों निकाले, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं क्यू रिवर्सिबल इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मैं डेल्टा एस आ जाए। समझ में आई? और क्या डेल्टा एस निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? पूछना है तो पूछ ले, एक क्वेश्चन करके देख लेते, थोड़ा बेटर लगेगा। सर सर हाँ बोलो। सर एक चीज़ पूछ रहा था सर मैं, सर अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें हम्म तो रिवर्सिबल वर्क ऐसा हो रहा है क्या, मतलब बहुत सारे कोहेरेंट वेव्स आगे जा रही हैं एनर्जी की, हम्म और उसमें जो इरिवर्सिबल वर्क है उसमें नॉन कोहेरेंट वेव्स जा रही हैं एनर्जी की आगे, तो ऐड कैसे हो रही है वो, उसकी वजह से कियोस्क क्रिएट हो रहा है। हाँ मतलब नॉन कोहेरेंट, कोहेरेंट हाँ बिल्कुल सॉर्ट ऑफ वही है। कोहेरेंट मतलब बेसिकली दैट्स अ वेरी ऑर्डर्ड मूवमेंट एंड इनफाइनाइटली स्लो। नाउ सी, ऑर्डर्ड इनफाइनाइटली स्लो इज परफेक्टली ऑर्डर्ड, दिस इज परफेक्टली ऑर्डर्ड सिचुएशन, ठीक है। बट वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना जो टकरा टकरा के एनर्जी एक्सचेंज करते हैं यानी हीट ट्रांसफर, वो कितना भी स्लो हो वो हमेशा डिसऑर्डर्ड ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल्स ऐसे सारे के सारे जब हीट ट्रांसफर होते हैं सीधी सीधी लाइन में आगे पीछे नहीं होते, स्लोली स्लोली, ठीक है, भले वो स्लोली स्लोली हो रहे हैं, मतलब जो भी हो बहुत रैंडमली हिट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि जब भी आपको डेल्टा एस कैलकुलेट करना हो किसी सिस्टम का कितना है, ऐसे ही सोच लो, वो क्या है कि एस और डेल्टा एस की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। सपोज मैं बोल रहा इनिशियल एंट्रोपी जीरो थी, ठीक है, इनिशियल एंट्रोपी जीरो थी, अब कुछ हुआ, कुछ भी प्रोसेस हुई, मैं बता भी नहीं रहा हूं कैसी, कुछ तो रैंडम प्रोसेस हुई, आप पहुंच गए किसी नई स्टेट पे और मुझे अभी फाइनल एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है, तो मैं निकालूं कैसे? तो बोले कि ये एंट्रोपी जो चेंज हुई है ना वो एनर्जी कैसे एक्सचेंज हुआ उस पर फोकस करो। अब मैं बोलता हूं कि एनर्जी तो एक्सचेंज हुआ था, कुछ क्यू भी हुआ था, कुछ डब्ल्यू भी हुआ था, इरिवर्सिबल तरीके से डब्ल्यू हुआ 5, इरिवर्सिबल तरीके से हीट ट्रांसफर हुई 10, है ना। तो ये जो 10 है ना नंबर, ये नंबर भी बोलेगा मेरी वजह से भी एंट्रोपी चेंज हुआ है, ये डब्ल्यू बोलेगा मेरी वजह से भी एंट्रोपी चेंज हुआ है। तो बोले ठीक है, हुआ तो होगा तुम्हारी वजह से, पर मुझे तो कैलकुलेट करना है कितना हुआ है एंट्रोपी चेंज। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मतलब ये पब्लिक लोग, इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, बोले भाड़ में गई ये प्रोसेस, आप एक दूसरी प्रोसेस लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आना, बस इस बार जो आपकी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, यानी इनफाइनाइटली स्लो करो। बोले ठीक है, कर ली इनफाइनाइटली स्लो, अब क्या करना है, उस इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस का क्यू निकालो, उस इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस का डब्ल्यू भी निकालो। सपोज ये आ गया 8, 10 और 5 15 9, ये आएगा 7, क्योंकि एनर्जी भी स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। ये जो 7 है ना, भले ही 7 हो या 7000 हो, इसको हम बोलेंगे चुपचाप साइड हो जा, तेरी वजह से कभी एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, मैं तो सिर्फ इसको देखूंगा और इसकी वजह से कितना चेंज हो रहा है वो देखो, फॉर्मूला इसीलिए उसको यूज कर रहा है। तो जब मैं ये करता हूं तो मैं यहाँ की एंट्रोपी निकाल रहा हूं, एक्चुअल प्रोसेस ये थी, पर मैं वो नहीं ले रहा क्योंकि मुझे ये आता नहीं कि डब्ल्यू की वजह से कितना, इरिवर्सिबल डब्ल्यू की वजह से कितनी एंट्रोपी बदलती, आता नहीं मेरे को। तो मैं क्या करता हूं, मैं रिवर्सिबल डब्ल्यू ले लेता हूं और रिवर्सिबल क्यू ले लेता हूं, और फिर रिवर्सिबल क्यू से मैं, क्योंकि इसकी वजह से एंट्रोपी चेंज होगी नहीं, दैट इज फॉर श्योर,
ठीक है, जैसे एक सवाल करके देखें, हालांकि उससे, हाँ बोलो, कुछ डाउट है? लाइफ में ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो रिवर हाँ, बहुत तेज आवाज़ इतनी कट कट के आ रही है कि ऐसा लग रहा है कुछ गिटार बज रहे हैं। तो टाइप कर दे, ठीक है, डाउट टाइप कर दे, कौन था? टाइप कर दो बच्चे डाउट, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तब तक मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर कुछ दिया है 300 केल्विन, आउटसाइड टेम्परेचर कुछ ले लेते हैं 400 केल्विन, ये रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गया। पी एक्सटर्नल दे दिया आपको 5 एटमोसफेयर, ये कुछ नहीं 1 मोल हीलियम गैस है, ऐसा लिया भाई। अब अगर ये 5 एटमोसफेयर है, मैं अंदर सिस्टम का प्रेशर भी ले लेता हूँ कुछ, और लेट्स से सिस्टम का प्रेशर 2 एटमोसफेयर। ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ से छोड़ दिया इस पिस्टन को, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, हीट ट्रांसफर भी होगा, वर्क भी होगा, सब बातें होगी। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें अभी सपोज डेल्टा एस ऑफ हीलियम निकालना है यानी सिस्टम, और साथ साथ में डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग में निकालना है, क्योंकि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो। वो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट लेगा वो यूज़ करना है, और उससे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्राइटेरिया बनाना है। पर ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो देखो कितना जल्दी कैलकुलेट करते हो तो। डाउट पूछा नहीं तूने? कौन पूछ रहा था? टाइप नहीं किया? तो ये जो लिख रहा हूँ चेक करते जाओ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। फॉर्मूला लिखा है हीलियम का, डेल्टा एस का, जो चीज़ें गिवन थी क्वेश्चन में वो डाल दी। ये क्या है 300/2, ये सब कुछ नहीं, वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T/P, तो फाइनल T/P और ये इनिशियल T/P सिस्टम का। तो मेरे को फाइनल टेम्परेचर चाहिए, और हर हाल में फाइनल टेम्परेचर के साथ फाइनल प्रेशर भी चाहिए, विच आर बोथ वेरी इजी टू फाइंड आउट। 400 केल्विन है बाहर, तो अंत में अंदर भी 400 केल्विन होगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहे, कहाँ गया 5 होगा फाइनल प्रेशर। प्रेशर 5 होगा, तो 400/5 80 हो जाए। ये हो गया तुम्हारा टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ हीलियम गैस, हीलियम गैस। सो बाकी तो ठीक है, फिर भी लिख देते हैं ln 4/3 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो तुम देखोगे हमेशा एंट्रोपी आइडियल गैस की बढ़ेगी, और वॉल्यूम घटा है तो उसकी वजह से थोड़ा नुकसान भी हुआ है एंट्रोपी को।
8/5 ऐसा कुछ, ln 8/5। जस्ट लास्ट में एक चीज़, फॉर्मूला तो यूज़ करें हम डायरेक्ट फॉर्मूले से चालू किया क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया भाई किसी भी सिस्टम की सिस्टम अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस है तो ये आता है। अब ये जो मुझे बताओ, ये जो एंट्रोपी इतनी बदली इस हीलियम की, ये बदलने अगर कोई ऐसे पूछे तुम्हें, ठीक है, क्योंकि पूछने के हाई चांसेस है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि इतनी जो एंट्रोपी बदली, ये माइक्रोस्कोपिक यानी थर्मल वर्क की वजह से बदली है, ड्यू टू व्हाट, या फिर मैक्रोस्कोपिक यानी डब्ल्यू की वजह से बदली है? तो बताओ एक एक करके, क्यू की वजह से बदली है या नहीं बदली है, तो क्या जवाब होगा? यस सर। बदली है। क्यू की वजह से, क्यू का तो हमेशा आता ही। अब ये इंपॉर्टेंट, वर्क जो हुआ उसकी वजह से एंट्रोपी पे इफेक्ट आया है कि नहीं? सर आया है। यस सर। क्यों आया है? क्योंकि ये जो वर्क करने का तरीका है ना, जो ढंग है ना, ये ढंग बहुत ही हैफिजर्ड तरीका है, धड़ाम से ये उछला होगा पिस्टन, विच इज़ वेरी इरिवर्सिबल बाय नेचर। इसकी वजह से एंट्रोपी में भयंकर बदलाव आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कम्युनिकेट मैं करना चाहता था मेनली, तो ठीक है, नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोगों को हो रहा है वो कम्युनिकेट। बाकी वो फॉर्मूला ठीक है, सबने देखा होगा। तो इससे क्या है, तुम्हारी आगे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स का वो कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, उन सब में भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टूडेंट। अब ये बात तो हो गई, बट नाउ कम्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग केस विच इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। उससे तुम्हें और श्योरिटी हो जाएगी और अश्योरेंस मिल जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और कैसा क्या है ओरिजिन ऑफ दिस एक्सप्रेशन डेल्टा एस जो बना है क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अगर मुझे सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालना है, तो सराउंडिंग भी तो एक चीज़ ही है, बाहर की दुनिया। अगर मुझे उसका डेल्टा एस निकालना है, तो अब मैं तो ये कर नहीं सकता क्योंकि तुम तो एक फॉर्मूला सीख चुके हो मेरे से, और तुम बड़े खुश हो कि वो फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, एन एफ आर बाई टू इंटू एल एन टी एफ बाई टी आई, बट दिस विल नॉट वर्क, राइट? ठीक है, ये टू नहीं है ना बच्चों? नो सर, 2। तो हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा एन आर एल एन वी एफ बाय वी आर। अब पहला क्वेश्चन तो ये है तुम्हें, ये फॉर्मूला मैं सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकता? सर सर सराउंडिंग वॉल्यूम वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, सराउंडिंग के लिए वॉल्यूम भी वेल डिफाइंड नहीं है, थोड़ा चेंज तो हुआ होगा बट वेल डिफाइंड नहीं। टेम्परेचर तो जी इक्वली बोल रहे हो, 400 तो 1 होता है, एल एन 1 0 हो जाएगा। और सबसे बेसिक चीज़ सीधा ये बोलते सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला तो ये था ही नहीं डेल्टा एस का कभी। डेल्टा एस का फॉर्मूला तो ये था, हाँ ये लगाओ। हाँ, अगर ये करते करते ऐसा बन जाए तो ये लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। और हमें पता है हीलियम के लिए जब तुम ये करोगे तो यही बनता है, हमने करके देखा। क्योंकि क्यू रिवर्सिबल, वापस देख लो एक बार, क्यू रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर क्या होती है? एनर्जी चेंज और वर्क। रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल एनर्जी चेंज, और अब रखा सब आया और ये हो गया। लेकिन क्या आप ये चीज़ उस सराउंडिंग के लिए कर सकते हो? ऑब्वियसली ना। सराउंडिंग की एनर्जी ऐसे लिख सकते हो, एन एफ आर बाई टू इंटू डी टी, डजंट मेक एनी सेंस। सराउंडिंग मतलब पूरा यूनिवर्स बचा हुआ सारा का सारा, और ये वॉल्यूम है, ये सब वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा 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 काम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे तुम क्या करो, मुझे ये बताओ, बिफोर कैलकुलेटिंग डेल्टा एस, जैसे इसमें क्या किया मैंने, कैलकुलेट किया डेल्टा एस और लास्ट में तुम्हें ये पूछा। अब क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो गए हो, थोड़ा ही समझ में आ रहा है, तो मैं पहले ही पूछ लेता तुम्हें कि सराउंडिंग में जो भी एंट्रोपी चेंज हुआ होगा वो क्यू की वजह से हुआ होगा या डब्ल्यू की वजह से हुआ होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो अब बताओ क्यू की वजह से हुआ होगा कि नहीं? सराउंडिंग चेंज हुआ होगा। यस। हुआ होगा, क्योंकि क्यू की वजह से तो होता ही है। सब दुनिया बोलती है कि हीट ट्रांसफर जो होता है वो एक डिसऑर्डर्ड मैनर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है। हीट ट्रांसफर हुई थी इस प्रोसेस में, तो सराउंडिंग बोलेगा हाँ मेरे को हीट ट्रांसफर हुआ और उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, ऐसे फील कर। वर्क भी हुआ था, ठीक है, सराउंडिंग के साथ। तो मुझे बताओ उस वर्क की वजह से एंट्रोपी चेंज हुई है क्या? नो। नहीं सर। मत बोला अभी, यस सर। किसने बताया अभी नो? कौन बोला? घनश्याम। निजाम बोल रहा है, हाँ।
तो बता घनश्याम फिर क्यों नहीं वर्क इसमें तो वर्क की वजह से हो रहा था यहाँ सर पे। फिजिकली देखें तो बहुत बड़ा है वो, उसके लिए वो बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज है ही नहीं, उसने जो भी किया हमने सिस्टम में, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो फिजिकली एक ऐसे, और हाँ, बस फिजिकली बताना था क्योंकि हाँ बाकी ये हाँ ये कि ये जो सराउंडिंग है ना वो इतना बड़ा है कि उसके लिए जो धड़ाम से उछला ना पिस्टन, इतना धड़ाम से इतना उछला, ऐसा बोल लेते हैं ना हीलियम के लिए, ये बोलो कि धड़ाम से इतना उछला प्रेशर। सराउंडिंग क्या बोलेगा, कुछ धड़ाम से बड़ाम से नहीं, क्योंकि यहाँ से चालू होती है सराउंडिंग और पता नहीं नेक्स्ट जो भी गैलेक्सी है उसके लास्ट स्टार और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती। तो वो क्या बोलेगा ये पिस्टन कितना मूव किया, नेग्लिजिबल, क्योंकि वो इतना बड़ा है। इट्स लाइक यू टेक अ ह्यूज कंटेनर and then piston moves. Even if it moves a lot, this container will say that this is an infinitesimally small movement. Yani for these guys called surroundings, every process happening is reversible. क्योंकि उनके लिए हर प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो है उनके लिए। तो सीधा सीधा जो Q है वही यूज करके Q/T करके आंसर निकालना था। तो Q निकालते हैं फिर, ठीक है। अब मैं Q निकालता हूं, इसमें Q निकालना है सराउंडिंग का, which is nothing but negative of Q of the system, और नेगेटिव ऑफ, अब थोड़ा ध्यान देना, नेगेटिव ऑफ Q of the system। तो ठीक है, Q of the system क्या है, एनर्जी चेंज प्लस P एक्सटर्नल VF माइनस VI, ठीक है। तो एनर्जी चेंज निकालेंगे हीलियम का, विच इज 1 मोल 3R/2, टेम्परेचर चेंज जो 300 से 400 हो रहा है 100, एक्सटर्नल प्रेशर 5 एटमोसफेयर, एंड VF माइनस VI, ये रहा VF माइनस VI, कितना था 300/2 जो वो डाल देंगे इसके अंदर। ये तो हो गया न्यूमरेटर। इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो 400 केल्विन से, तो तुम्हारा डेल्टा एस ऑफ दी सराउंडिंग आ जाएगा। तो कहने का मतलब सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालने के लिए आपको Q यूज करना है उस एक्चुअल प्रोसेस में जो हुआ वो, और उसको T ऑफ द सराउंडिंग से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एवरी एक्चुअल प्रोसेस इज रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग, ठीक है। सर आपने भी लास्ट में क्या स्टेटमेंट बोला? एवरी प्रोसेस इज रिवर्सिबल फॉर, जो घनश्याम ने बोला था वही कि एवरी प्रोसेस इज रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग के लिए हर प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो जो हुई उसी का Q उठाया और T से डिवाइड किया और निकाल लिया। ओके सर। तो चाहे मैं सिस्टम का डेल्टा एस निकालूं या सराउंडिंग का निकालूं, कॉमन बात क्या है, कॉमन बात यह है कि मैं हमेशा ये फार्मूला यूज करता हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले चालू यहीं से किया था, यूज हमेशा ये करता हूँ। बस सिस्टम के लिए हो सकता है जो एक्चुअल प्रोसेस हो रही है वो इरिवर्सिबल हो, तो आपको रिवर्सिबल कंसिडर करके यानी ऐसा करके निकालना है। सराउंडिंग के लिए जो भी एक्चुअल प्रोसेस हो रही है वो हमेशा रिवर्सिबल ही होती है। तो आप जब फॉर्मूला लगा रहे हो, ये वाला जब फॉर्मूला लगा रहे हो, तो सीधा वो जो भी Q का वैल्यू है वो डाला और T ऑफ द सराउंडिंग से डिवाइड किया, आंसर निकाल लिया, ठीक है। तुम्हें ना थोड़ा घर बैठ के आराम से इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट इजी। मतलब न्यूमेरिकली इसमें कुछ है नहीं, तो बस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, पर न्यूमरेटर में क्या चीज़ डालनी है उसको लेके ही मैक्सिमम कंफ्यूजन हो रहा है। तो टेक योर टाइम। मैं तो स्ट्रेस इसी बात पे करूंगा कि अल्टीमेटली करना तो यही होता है। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कि ऐसा करना क्यों होता है, वाई, ठीक है। तुम्हें जिस तरीके से हमने डिस्कस किया उस तरीके से तो किसी बुक में मिलेगा नहीं। इट इज़ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर क्रिएटिंग। हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर्मूले का ओरिजिन ऐसा फॉर्मूला क्यों है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी एडवांस लेवल से आप डिफाइन करते हो, इसमें प्रोबेबिलिटीज़ और ये सब यूज़ करके। तो वो तरीका मैं तो ये शेयर नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, तो मैं ये तरीका अपना रहा हूँ जो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट मारा है हमने या कोई हमने अनसाइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस फॉर्मूले का जो ओरिजिन हमने एक्सप्लेन किया कि Q और W इन जनरल बोथ कैन कंट्रीब्यूट टू एंट्रोपी चेंजेस, बट इफ यू डू प्रोसेस रिवर्सिबली देन इट इज ओनली Q विच विल कंट्रीब्यूट, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। और बाद में अगर ये यूज करने का डेयरिंग रखते हो तुम,
तो तुम सराउंडिंग के लिए भी कर लोगे, सिस्टम के लिए भी कर लोगे. जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिवर्सिबल. ये लिखना है कि एवरी प्रोसेस, लिख दो एवरी प्रोसेस इज रिवर्सिबल फॉर द सराउंडिंग्स. दिस इज अ फैक्ट दैट यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड, ताकि कोई मिस्टेक हुई ना. ठीक है. और इसी वजह से हम लोग अब वो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया बना लेंगे, बहुत इजी पड़ेगा. सेकंड लॉ ये बोलता है कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन का डेल्टा एस और सराउंडिंग का डेल्टा एस मिला दो तो ग्रेटर देन 0 आएगा. अगर इरिवर्सिबल होगी तो फिनोमिना इरिवर्सिबल होगा. रिवर्सिबल फिनोमिना एक इक्विलिब्रियम केस हो गया. मतलब अगर आप नेचुरली सोचो कि अगर हम लोग अब इस पर्पस से आगे बढ़ रहे हैं कि कल को रिएक्शंस क्यों होती है, तो अगर क्यों होती है उसका जवाब ढूंढने जा रहे हैं, तो रिएक्शन जब हो रही होती तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होती. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. इट हैज टू बी ऑलवेज लाइक दिस. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ. अगले सेंटेंस में मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये रिएक्शन का डेल्टा एस जो हमारा सिस्टम है ना उसका डेल्टा एस, और ये सराउंडिंग का डेल्टा एस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ऑफ द सिस्टम अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0. ये स्टेप समझ में आ गया सबको? ये स्टेप तुम्हें समझ में आए इसीलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया तुम्हें. सराउंडिंग का डेल्टा एस क्या होगा, माइनस क्यू ऑफ द सिस्टम. क्यों, पहले ऐसे लिख दो. सराउंडिंग का डेल्टा एस क्या होगा, क्यू ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. ठीक है. और क्यू ऑफ द सराउंडिंग क्या होगा, माइनस क्यू ऑफ द सिस्टम. ठीक है. यहाँ तक तो कोई रिएक्शन कितना हीट ट्रांसफर करती है वो मैटर करता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है वो मैटर करता है, और एंट्रोपी चेंज कितनी है सिस्टम की वो मैटर करती है. तो कल को अगर ये से बी बन रहा है, ये एक रिएक्शन है चल रहा है, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करता है, इसके होने का डेल्टा एस. ठीक है, सिस्टम का डेल्टा एस, और कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, और कितना यहाँ टेम्परेचर है. ये तीन चीज़ें मिलकर डिसाइड करती है कि अंदर इफेक्टिवली क्या होना चाहिए. फंडामेंटली दो चीज़ें डिसाइड करती है, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज, और ये दोनों ये क्या है, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज. ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कुछ चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वो क्या हो. फिर उसमें से वो वाला जो टर्म है सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, वो डिपेंड करता है क्यू हीट ट्रांसफर विद द सराउंडिंग और टी ऑफ द सराउंडिंग. फिर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये इसकी जगह माइनस डेल्टा एच. ठीक है. अगर ये लिखा तो तुम इमीडिएटली चौंक जाओगे, भाई सर ये कैसे लिख दिया आपने, क्यू तो पाथ फंक्शन होता है, हीट ट्रांसफर होती है, उसकी जगह आपने डेल्टा एच कैसे लिख दिया, ये तो अलाउड नहीं है. तो मैं अपने आप को बचाने के लिए ये बोलूँगा कि क्यू को मैंने डेल्टा एच इसलिए लिया है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल केस विच इज़ कांस्टेंट प्रेशर. Is this for constant pressure? No, this is for constant pressure. Yani at a given pressure, this condition needs to be satisfied for a reaction to happen. And then you can just multiply it like this. ऐसा हो जाएगा. T पॉजिटिव नंबर होता है तो won't change the sign of inequality. और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. तो ये है कंडीशन ऑफ पॉसिबल रिएक्शंस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. डेल्टा एच, टी एंड डेल्टा एच सबको. अब मैं तुम पीछे जाओगे, टी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. लेकिन तुम जब करते हो क्वेश्चंस तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डाल देते हैं. तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डाल रहा हूँ तो ये कंडीशन भी है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, which means at any given temperature and at any given pressure this is the condition of spontaneity. तो क्या ये इन जनरल वैलिड है, हर spontaneous reaction के लिए ऐसा होना जरूरी है? नहीं. एक spontaneous reaction at a given pressure, constant pressure and constant temperature, this condition needs to be satisfied.
तो ये सेकंड लॉ की ही इनइक्वलिटी है, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। यू कैन ऑल्सो पुट इट दिस वे, ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ भी है ऐसा, जैसे सपोज ये तो हमने देख लिया कि जितना ये पॉजिटिव होगा, जितना ये टर्म बड़ा होगा, उतनी रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसा बात हो गया। तो इसमें दो टर्म है, एक तो है एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द सिस्टम, और एक ये लिखा है जो एक्चुअली ये है, ठीक है ना, हम पता है। अभी जैसे ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है, राइट। अब एक बार जेई में उन्होंने क्या पूछा कि अगर एक रिएक्शन है उसका डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, अगर उस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनिटी पे सपोज कमेंट करना है। मैं वो क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, पर वो क्वेश्चन में थीम क्या था वो मेनली डेल्टा एच अगर नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव तो यहाँ आ जाएगा ये नेगेटिव डाल, तो उसकी वजह से ये टर्म नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जितना डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो इमीडिएट हमारा रिस्पॉन्ड होगा इट्स गुड थिंग, अरे बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, स्पॉन्टेनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड दैट विल इंक्रीज, ठीक है। बट नाउ यू डू अंडरस्टैंड दिस कि डेल्टा एच का नेगेटिव होना गुड थिंग है, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एच। इसी चीज पे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि इंथैल्पी का कम होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, डेल्टा एच नेगेटिव होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट फंडामेंटली इट्स नॉट द गेम ऑफ इंथैल्पी आफ्टर ऑल। इंथैल्पी इज नॉट द फंडामेंटल फैक्टर। पीछे जाओ, ये जो चीज है ना वो इसलिए अच्छा है क्योंकि ऐसा होने पे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होता है, ये बढ़ता है, ठीक है। अब देखो नीचे टी है, तो ये जो एंथैल्पी का कम होना इट्स अ गुड थिंग, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही ऑप्शंस डाले थे कि व्हाई इज इट अ गुड थिंग। तो उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि एंथैल्पी का डिक्रीज होना इज फेवरेबल थिंग, उन्होंने लिटरली लिखा एंट्रोपी का इंक्रीज होना, सिस्टम की एंट्रोपी का इंक्रीज होना, सराउंडिंग का, ऐसे अलग अलग ऑप्शन डाले। तो वन पर्सन इज सपोज टू नो दिस कि डेल्टा एच का नेगेटिव होना, पीछे जाओ पीछे, क्योंकि अगर आप यहाँ से चालू करो तो यू वोंट बी एबल टू गेट दैट, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कहाँ से आ गया, इसमें तो कहीं है नहीं। यहाँ से चालू करोगे तो सब समझ में आएगा। तो आप यू कैन इजीली से कि डेल्टा एच का नेगेटिव होना इज गुड बिकॉज ऐसा होने से डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग पॉजिटिव होता है। और फिर उन्होंने टेम्परेचर रिलेटेड भी ऑप्शन डाल दिए कि टेम्परेचर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ये फेवरेबल फैक्टर घटता जाएगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ये फेवरेबल फैक्टर बढ़ता जाएगा। यानी लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी बढ़ती जाएगी, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी घटती जाएगी, which can be easily answered from this numerically, but they didn't ask the numerical. उन्होंने वो कॉन्सेप्ट पूछा कि किस क्यों हो रहा है ये। तो आई थिंक 2 साल पुराना ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेना अगर मिले तो। इट विल गिव यू अ ग्रेट इनसाइट कि जेई के पेपर में वो क्वेश्चंस किस तरह से बना रहे हैं। वो ऐसी चीज़ें चेक नहीं कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल डाल के वैल्यू निकाल के आंसर आ जाए, बिकॉज दैट विल बी प्योरली मैथमेटिक्स। अगर कोई रट के चला जाए फॉर्मूला तो उसको करना क्या, मैथ्स लगानी। बट इस फॉर्मूले के पीछे मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस टाइप की चीज़ वो पूछेंगे तो 99% लोग कर ही नहीं पाएंगे, बहुत कम कर पाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताता हूँ तुम्हें, अगर मतलब जैसे अगर यही क्वेश्चन ऐसे मैंने चेक भी किया था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0, ठीक है, ऐसा हो गया, मैं कंडीशन बन गया। अब अगर कोई ऐसे बोलता कि डेल्टा एच इज नेगेटिव, ऐसा गिवन होता क्वेश्चन में, और फिर बोलता है कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पॉन्टेनिटी, तो पूछा होता ना अगर ऐसा, तो बच्चे फटाक से बता देते, टी की वैल्यू डालते हैं, फिर देखते कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर घटाने से क्या हो रहा है, ठीक है ना, यू कैन चेक दैट। और वो सब लोग ऑलमोस्ट कर लेते हैं कि लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी या हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, वन कैन इजीली फाइंड आउट दैट। लेकिन ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली चीज तो यही थी। नाउ आई चेक्ड इन द जेई रिपोर्ट्स, तुम भी चाहो तो चेक कर सकते हो, मेरे पास वो एविडेंस भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। हार्डली 2 to 5% लोगों का ही पूरे इंडिया में 2 to 5% लोगों का ये आंसर सही आया पूरे इंडिया में। तो समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट होता होगा। जो अटेम्प्ट किया उनमें बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टोटल 2 to 5%। अटेम्प्टेड लोगों, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उनमें ऐसा पुअर परसेंटेज, इसका मतलब हार्डली एनीबडी गॉट इट राइट। और हो सकता है तुक्के में लोगों का सही हो गया। तो ये चक्कर है। तो मेक श्योर कि तुम ये चीज़ समझ लो। अब इसी चीज़ को हम डेल्टा जी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एच माइनस टी एस को हम जी बोलते हैं, तो उससे ये नया फंक्शन बन गया। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जितना गिब्स फ्री एनर्जी या ये पूरा टर्म जितना नेगेटिव होगा उतनी रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। बट बाय डूइंग दिस यू आर जस्ट इंश्योरिंग दिस
कि entropy changes of system plus entropy changes of the surrounding is more and more positive. एक आध क्वेश्चन करके इसमें देख लेते हैं अपन कि सपोज आपको ऐसा बोला है कि एक कंपाउंड है ए जिससे बी बने, ये ऐसी रिएक्शन है, लॉजिक समझना है तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली और ये बता दिया कि इससे ए से बी बनने वाली रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है, नॉट का मीनिंग मैंने कल ही तुम्हें समझाया था, तो वो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू सपोज -20 किलो कैलोरी पर मोल, ये इस तरह से बैलेंस होती है, ठीक। तो डेल्टा जी नॉट 20 किलो कैलोरी पर मोल है एट 300 कैलोरी, क्योंकि ये तुम्हें साफ बताया हुआ था नॉट में टेम्परेचर का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, तो स्टैंडर्ड डेल्टा जी इज गिवन। फिर बोलते हैं कि इसी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज आल्सो गिवन, सो लेट्स से दैट इज इक्वल टू -80 किलो कैलोरी पर मोल, ये हो गया, ठीक है। अब इसको यूज करके सिंपल सी चीज़ है, ये बताओ कि एट व्हाट टेम्परेचर द अबव रिएक्शन जो ऊपर लिखी हुई है विल बी स्पॉन्टेनियस ए एट 1 बार, बी एट 10 बार, ये टोटल प्रेशर 1 बार पे स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर प्रेशर 10 बार हो तो किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। मेनली क्वेश्चन ये करना चाहते हैं हम लोग, ये तो आई एम श्योर तुम कर लोगे। कंडीशन निकालनी है, मैंने 300 केल्विन पे ऐसे दिया है, तो इन जनरल बताओ कौन कौन से टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगी, कौन कौन से पे नहीं होगी, तो टी पे कंडीशन निकालनी है इसमें भी और इसमें। पहला आ गया क्या है टी पे कंडीशन, वैसे ही बताओ जो भी आएगी टी की कंडीशन वो तो सॉल्व करने के बाद आएगी, इस टी की जो भी रेंज आएगी उसमें 300 केल्विन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्योंकि 300 केल्विन तो तुम बोलोगे सर आप खुद ही बता रहे हो, उसका डेल्टा जी नॉट 1 बार और 300 केल्विन पे तो आप खुद ही डेल्टा जी बता रहे हो, और स्पॉन्टेनिटी के लिए बस डेल्टा जी तो पता होना चाहिए, हमें पता मतलब उसका साइन ही तो पता होना चाहिए। तो 1 बार और 300 केल्विन पे तो दिख ही रहा है साफ साफ कि डेल्टा जी नेगेटिव है, तो वो तो 300 केल्विन तो होगा ही। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि और कौन कौन से टेम्परेचर्स होंगे जिन टेम्परेचर्स पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो मतलब आपका मकसद ये है बेसिकली कि डेल्टा जी नॉट इन जनरल यानी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट दैट शुड बी नेगेटिव। You are not only interested in this negative value, you are interested in all the negative values possible. So delta H naught
डेल्टा एच नॉट पता होगा तो हम टी पे कंडीशन ला सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय डेल्टा एच, ये कंडीशन बनेगी, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो दिया हुआ था, अब मुझे ये लाना पड़ेगा तो आंसर आएगा। तो पहले का आंसर तो आ गया, क्योंकि नॉट की वजह से अपना काम मस्त हो गया, क्योंकि 1 बार पे पूछा था। तो मैं सीधा लिखूंगा टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट इज माइनस 80,000 कैलोरी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का, अब ये तो रिएक्शन है, रिएक्शंस का एंट्रोपी चेंज तो अपने को वो थोड़ी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं NF2 और ऐसा कुछ नहीं, तो हमें इधर से ही निकालना है। डेल्टा जी नॉट यानी जो दिया था माइनस 20,000 कैलोरी, वो था डेल्टा एच नॉट माइनस 300 डेल्टा एच नॉट, इससे निकाल लेते हैं। क्योंकि जब टेम्परेचर एग्जैक्टली 300 केल्विन होता है तब डेल्टा जी नॉट दिया हुई थी वैल्यू, तो वो कुछ तो आ जाएगा माइनस 60,000 है ना कुछ बाई 300। कैलोरी पर केल्विन, ठीक है, कैलकुलेशन माइनस 60,000 2, तो T इज ग्रेटर देन 800 बाई 2 400 कैलोरी। कुछ गड़बड़ है क्या? 400 300 तो सर लेस देन आएगा। चलो ठीक है, लेस देन। सर नेगेटिव नंबर से वो किया है इनक्वालिटी। कुछ गड़बड़ की मैंने, हाँ ये हुआ ना, दोनों नेगेटिव, ठीक। तो ये कंडीशन आ गई। तो बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो रिएक्शन का होना बंद हो जाएगा, ठंडे ठंडे रखोगे तो हो जाएगा। एज यू कैन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात हो गई। अब ये चैलेंजिंग है और इसमें हम अटक जाएंगे। आने का चांसेस कम होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, पर कभी कभार आ जाते हैं, आए हुए भी। तो इसलिए हम लोग अभी इस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया कि उन्होंने जो वैल्यूज़ दिए वो तो 1 बार पे दिए, लेकिन पूछने वाले 10 बार पे 20 बार पे दे दिए, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो दिक्कत को कैसे रिजॉल्व करना है, ये प्रॉपर जेई एडवांस मटेरियल है जो अब हम कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन था अभी क्या, दैट इज़ नॉर्मल क्वेश्चन और मेंस में भी बहुत बार आता है, अच्छे से आना चाहिए वो चीज़। ये आपको बस वो चीज़ चेक करते रहना है। बस इसमें ऐसे जो इजी वाले क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है वो उसी प्रेशर्स पे दी हुई है जिस प्रेशर्स पे वो स्पॉन्टेनिटी चेक करवा रहे हैं। पर ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें वो वैल्यू जो है आपको किसी और प्रेशर्स पे दे रहे हैं और चेक कराने के लिए बोल रहे हैं किसी और प्रेशर। तो ये क्वेश्चंस वही इंसान कर सकता है जिसको गिब्स एनर्जी वेरिएशन पता होता है एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, क्योंकि हमें इससे बाहर निकलना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेल्टा जी नॉट नहीं, मुझे डेल्टा जी 10 बार चाहिए, यानी इन चीज़ों के जी इसका डिफरेंस चाहिए पर 10 बार पे चाहिए। तो 10 बार यानी 10 गुना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो फिर गिब्स एनर्जी कितने हो जाएंगे वो निकालें कैसे, वही मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि कभी भी किसी मटेरियल का, किसी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी सब्सटेंस का गिब्स एनर्जी प्रेशर के साथ कैसे बदलता है, कितना बदलता है। तो ये मार्कर है, इसके ऊपर अगर हम वजन रखने लग जाएं बहुत सारा, तो जैसे जैसे इसके ऊपर वजन रखेंगे तो इसकी गिब्स एनर्जी कितनी बदलेगी, ये एक मार्कर की तरह, एक मार्कर कन्वर्टिंग अनदर मार्कर। तो अगर इसका प्रेशर, इस पे प्रेशर बढ़ाते हो, इस पे भी प्रेशर बढ़ाते हो, तो दोनों का गिब्स एनर्जी अफेक्ट होगा। हाउ मच इट गेट्स अफेक्टेड वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप कभी गिब्स एनर्जी निकालते हो किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की एट प्रेशर P2, ये P2, तो वो होती है जितनी थी उसकी गिब्स एनर्जी एट प्रेशर P1 प्लस, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड दिखा देता हूँ ताकि तुम खुद ही फील करने लग जाओ इस फॉर्मूले को। बहुत सिंपल है, ये जो गिब्स एनर्जी है उसका चेंजेस फॉर अ सब्सटेंस, फॉर अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है।
मैं ये लिख रहा हूँ ताकि तुम ऐसे कभी भी कर सको। ये होता है वी डी पी माइनस एस डी टी, विच कैन बी एक्चुअली प्रूवन बाय दिस फॉर्मूला, जो आता है इधर से ही है, ठीक है। वो डी एच माइनस ऐसा करके ये आता है लास्ट में। इससे समझ में आया कि गिब्स एनर्जी किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की, अब जैसे मेरे हाथ में ये चीज़ है, इसका गिब्स एनर्जी अगर मेरे को बदलना है तो या तो मैं प्रेशर अप्लाई करूँ इसके ऊपर या प्रेशर कम करूँ। प्रेशर चेंज करके बदल सकता हूँ या फिर टेम्परेचर चेंज करके भी बदल सकता हूँ। दो नेचुरल वेरिएबल्स है। प्रेशर की वजह से कितना बदलता है, एज अ फंक्शन इज उसकी प्रोपोर्शनैलिटी वॉल्यूम है, और टेम्परेचर की वजह से कितना बदलता है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी उसकी एंट्रोपी है, ठीक है। तो अब यहाँ तो मेरे को प्रेशर की वजह से पता करना है, तो ये टर्म हटा देते हैं, यानी टी अगर कांस्टेंट पकड़ लें तो सिंपली ये बच जाता है बच्चों। ये है वो चीज़ जिसका मुझे ज़रूरत था इस क्वेश्चन में, कि किसी सब्सटेंस की गिब्स एनर्जी वेरिएशन कितनी होती है एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर। सो दिस इज व्हाट यू वांटेड। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब तो इजी हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू P2 माइनस P1 जितना भी प्रेशर चेंज है। लेकिन अगर वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो तुम्हें थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, विच मीन्स इट मैटर्स नाउ ये जो मटीरियल्स थे A और B वो कैसे थे, वॉल्यूम बदलने वाले थे या वॉल्यूम नहीं बदलने वाले थे। तो अगर ये सॉलिड लिक्विड होंगे दोनों सपोज, तब तो आप V को कांस्टेंट पकड़ सकते हो। पर अगर ये गैसेस थे तो जैसे जैसे आप प्रेशर चेंज करोगे गैसेस का तो वॉल्यूम भी बदलता है, तो क्यों ना अपन दोनों केस लिख लें, खत्म बात, फिर वही यूज़ करते रहेंगे हमेशा। अगर मटीरियल गैस था तब तो चेंज इन गिब्स एनर्जी nRT बाई P, nRT बाई P यानी dP बाई P, फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, दिस विल बी द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर गैस विथ प्रेशर, ठीक है। एंड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जस्ट टेक द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड और लिक्विड जो भी था वो, and multiplied by how much pressure did you change. So P final minus P initial जो भी है, this will be the change, TP लिख देते हैं उसको। अब दोनों को ठीक से देखो, कंफर्टेबल हो जाओ और आराम से समझो कि क्या कैलकुलेट करके दे रहा हूँ तुम्हें और क्या काम आएगा। ये तुम्हें चेंजेस इन G कैलकुलेट करके दे रहा हूँ फॉर अ गिवन सब्सटेंस एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, यानी आपके पास सब्सटेंस गिवन है, वो फिक्स हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, अभी सब्सटेंस कांस्टेंट है। फिर आप अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, उसको गर्म करो, ठंडा करो, और फिर आप जी के कर्व पे चलो, तो जी का कर्व आपको कहाँ कहाँ लेके जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो पार्ट बी है वो तभी इंसान सॉल्व कर सकता है जब पहले कोई बताए कि वो सब्सटेंसेस गैसेस थे या सॉलिड्स थे या लिक्विड्स थे, अदरवाइज हो ही नहीं सकता वो क्वेश्चन। तो मैं अगर ले लेता हूँ सपोज गैसेस थे दोनों, तो मैं ये यूज़ करूँगा ये पता करने के लिए कि ए की गिब्स एनर्जी कितनी बदलती है और बी की कितनी बदलती है। तो थोड़ा वो एलन वेलन में आ जाएगा और वो कर लोगे तुम, वो कर लोगे मतलब अपन आगे कर लेंगे, क्योंकि गैसेस का बहुत हमारे पाला पड़ने वाला है। अगर सॉलिड लिक्विड होंगे तो उल्टा इजी पड़ जाता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, पर वो जो वैल्यू होगी ना वॉल्यूम की वो तो लगेगी, एंड यू जस्ट हैव टू टेक दी डीपी। तो अगर गैसेस हैं तो इट बिकम्स एलन वेलन का फंक्शन, लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड है तो इट बिकम्स लीनियर फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो मैं अब यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि उनके गिब्स एनर्जी 1 बार प्रेशर पे जो भी थे, ऐसे तुम्हें पता है कि इसका और इसका गिब्स फ्री एनर्जी, सब्सटेंस का और इस सब्सटेंस का गिब्स फ्री एनर्जी एट 1 बार प्रेशर कैसा था, उन्होंने डिफरेंस दिया था -20,000 कुछ। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू x थी तो इसकी वैल्यू x -20,000 थी, ठीक है, ये तो पक्का समझ में आ गया होगा। अब मैं g एट 10 बार लिखना चाहता हूँ और इसका भी g एट 10 बार लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा कि 1 बार से जब 10 बार प्रेशर बदला तो इसकी गिब्स एनर्जी कितनी बदली। तो मैं उठाऊंगा उस पुरानी वाली गिब्स एनर्जी को और जो बदलाव है वो इसमें जोड़ दूंगा, और बदलाव है ये, यानी वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल A इनटू चेंज इन प्रेशर विच इज 1 से 10 यानी 9 बार।
इसकी कितनी आएगी गिब्स एनर्जी अभी 10 बार पे, वो जो पुरानी वाली वैल्यू थी x माइनस 20,000, ठीक है, उसमें तुम्हें जोड़ना है वॉल्यूम ऑफ B, ओके, और कितना आपने प्रेशर बदला, which is 9, ठीक है। तो अब आपको जैसे डेल्टा G नॉट पता था वैसे ही डेल्टा G डिफरेंस ऑफ G 10 बार भी पता है। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आ जाए, तो मैं यहाँ पे फ्रेश लिख देता हूँ। फाइनली आपने ये पता किया कि अगर ये दोनों सॉलिड लिक्विड थे, सॉलिड और लिक्विड थे, तो डिफरेंस ऑफ G एट 1 बार तो माइनस 20,000 है, ये तो पता ही था, एज यू कैन चेक। But difference of these two same substances but at a higher pressure, let's say 10 bar, then the answer is not minus 20,000. इसमें से अगर ये माइनस करते हो तो माइनस 20,000 के साथ साथ ये माइनस ये होगा VB माइनस VA इंटू 9 बार। बहुत माथा बच्ची वाला काम है, लेकिन अब क्या करो तुम, फाइनल फॉर्मूला बनाओ, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी इतना टाइम मिलता है हमें करने के लिए। आप बस ये फॉर्मूला बनाओ कि अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन दी है जिसके रिएक्टेंट्स, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड फेज में थे और प्रोडक्ट्स भी सॉलिड या लिक्विड फेज में ही थे, तो डेल्टा G एट एनी अदर प्रेशर कंडीशन विल बी डेल्टा G at 1 bar pressure condition plus VB माइनस V की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी थे माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, वॉल्यूम वो सॉलिड लिक्विड जो भी मटेरियल थे उनका वॉल्यूम है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा P माइनस 1 जो 9 था ना इसमें। ये फॉर्मूला अब तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो टू मॉनिटर डिफरेंस ऑफ G एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, और ये किसी भी हालत में भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओनली फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। जेई में मेंस वगैरह तक में क्या रहता है, ओनली नॉट के वैल्यू देते हैं और नॉट में ही पूछते रहते हैं स्पॉन्टेनिटी। और एक्चुअली गैसेस के केस में जो तुम सोच रहे हो, जो एलन वेलन आएगा, है ना, वो जो एलन वाला है फॉर्मूला वो तो पक्का तुम्हें आता होगा, वो था ये ऐसा ही वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें यहाँ पे ऐसा नहीं आता, उसमें आता है RT एलन प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट साइड जो है राइट हैंड साइड, प्रेशर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, है ना, जिसको अपन वो रिएक्शन रेशियो, वो रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का चैप्टर बनता है। तो इसको मैं अभी ज़्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि हम वैसे भी आगे पढ़ेंगे, बट ये फॉर्मूला तो काफ़ी पॉपुलर है। इसको मेरे ख्याल से ऐसे बुक्स में लिखते टाइम ऐसे LNQ लिख देते हैं, फिर Q की जगह K डालें तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि Q की जगह K डालना मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया मतलब रिवर्सिबल हो गई सिस्टम, रिवर्सिबल हो गई तो डेल्टा G 0 होगा, सेकेंड लॉ नहीं बोला था। So this is quite famous if the compounds are in gas phase. If they are present in gas phase, you'll have to use that. If the compounds are in solids and liquids phase, तो आप ये use करोगे। ठीक है, तो ये हटा दिया जाए। अब लास्ट में एक चीज़ जरूर पूछ लेते तुम्हें, ये जो डिफरेंस ऑफ गिब्स एनर्जीज था इन दो सब्सटेंसेस का, एट 1 बार प्रेशर अलग था और एट लेट्स से 10 बार प्रेशर जो है वो अलग था, और उसमें वो डिफरेंस हमने ये ऐसे ऐसे करके निकाला, ओके। यानी प्रेशर के साथ गिब्स एनर्जीज का डिफरेंस यानी डेल्टा G ऑफ अ रिएक्शन चेंज हो रहा है। अब तुम ये भी जानते हो कि जो डेल्टा G है वो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S,
तो मेरा सवाल ये है तुम्हारे से, ये जो डेल्टा जी बदला, नॉट वाला डेल्टा जी इसी रिएक्शन का, इसी सब्सटेंस के रिएक्शन का, नॉट वाला डेल्टा जी और पी वाला डेल्टा जी सेम नहीं है, तो तुम मुझे सोच समझ के बता सकते हो कि ये जो डेल्टा जी बदला प्रेशर की वजह से, वो इनमें से कौन से टर्म की वजह से बदला है? टी तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहा था। तो बचे ये दो, which of these two term you think has caused the changes in Gibbs free energy due to change in pressure? सर डेल्टा एस ओनली। डेल्टा एस, ओके। तो ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कैसे कर पाए कि ये तो डेल्टा एस की वजह से ही हुआ है, पता कैसे चला? सर मतलब मैं तो डायरेक्ट पहले जैसे ही देखा, मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग, तो वो प्रेशर चेंज किया तो उससे नहीं हुआ, उससे देखा। ये डेल्टा एस सिस्टम का सिर्फ ये ए बी, ए और बी के मतलब लिख देते हैं, एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए है, इस डेल्टा एस का मतलब एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए है। अब जो है वो ऐसा हो गया, ये नॉट नॉट था, अभी 10 बार 10 बार हो गया, और जो ये वाली टर्म है वो है एंथैल्पीज का डिफरेंस, एच बी माइनस एच ए, नॉट नॉट। तो मतलब मेनली ऐसे भी बोल सकते हैं एक तरह से, ये क्वेश्चन मेनली ये था कि प्रेशर की वजह से एंथैल्पी ज़्यादा बदलती है या एंट्रोपी ज़्यादा बदलती है, या दोनों बदलते हैं। तो दोनों बदलते हैं, हम बोले भाई दोनों ने मिलके मेजर इम्पैक्ट डाला। लेकिन अगर एंट्रोपी ज़्यादा सेंसिटिव है प्रेशर के प्रति, या एंथैल्पी ज़्यादा प्रेशर के प्रति सेंसिटिव है, तो उस बेसिस पे अपन जज कर सकते हैं। थोड़ा तो अगर ध्यान से देखो ना इस टर्म को, तो तुम गेस भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा गेस मतलब थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। अगर ये टर्म आया देखो, तो ये टर्म क्या है देखो तुम, पी और क्या है साथ में, वी, दैट इज व्हाई इट हैज टू बी दिस वन। तो याद है एंथैल्पी की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या थी? एनर्जी प्लस पीवी। तो प्रेशर की वजह से एंथैल्पी बहुत मेजरली अफेक्ट होती है। जैसे ही आप प्रेशर 10 गुना कर दोगे तो पीवी वाला टर्म सीधा 10 गुना हो जाएगा। तो ये जो बदलाव आया है गिब्स एनर्जी में, वो इसकी वजह से आया, विच मीन्स डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट एंड डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन एट 10 बार स्टेट इज नॉट सेम, काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। तो अब आप वो चीज़ें भी कर सकते हो जो ये मैंने यहाँ पे दिखाई, कि आप डेल्टा एच भी निकाल सकते हो नए नए प्रेशर्स पे। तो दे आर लाइक यू कैन से निश क्वेश्चंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि डे इन डे आउट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट जब जब भी आते हैं तो दे बिकम वेरी वेरी रेयर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इजीली। तो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट अगर लगा है तुम्हें, तो एक ये जो बॉक्स में लिखा हुआ फार्मूला है वो ठीक से नोट कर लो, एक एक टर्म को समझ लो, ठीक है? सिर्फ रटना नहीं है, एक एक टर्म को समझ लो कि ये है डिफरेंस ऑफ जी, मतलब दो रिएक्शन जो है उसके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जी का डिफरेंस है एट पी प्रेशर, ये है वन बार प्रेशर पे, और ये मैंने जैसे बताया वॉल्यूम्स हैं उनके, और ये चेंजेस इन प्रेशर। तो जो अब हम पूरी अगर समराइज करें इस क्वेश्चन के पूरी कैरेक्टर को, तो हमने चालू ऐसे किया था कि उन्होंने डेल्टा जी नॉट दिया था, जिसको हम ऐसे लिखे, उसकी मतलब पहले भी डाला, देखो ऐसा था 20,000 इज इक्वल टू, फिर हमने ये भी दिया हुआ था उनका 80,000 है ना, वो फर्स्ट पार्ट जो किया, T300 एंड डेल्टा एस नॉट वी कुड कैलकुलेट, दिस इज ऑल 300 कैलकुलेट। फिर हमने अभी इतनी सब मेहनत करके क्या कर लिया, हमें अब ये नहीं, हमें अभी ये पता चल गया जो एक्चुअली -20,000 से इतना ज़्यादा होता है, ठीक है? -20,000 प्लस वी पी माइनस वी आर इंटू 9, ये हो गया। अब वो वॉल्यूम वगैरह दे देंगे तो अपना एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड द आइडिया। और सामने क्या है, यही चीज़ें, बट ये चीज़ें अब डेल्टा एच 10 बार है टी, और डेल्टा एच 10 बार। तो यू कैन इजीली फील नाउ ये वाली वैल्यू कितनी होगी, आप लगा सकते हो कि ये चीज़ और ये चीज़ ज़्यादा फर्क नहीं, सॉलिड्स लिक्विड्स की एंट्रोपी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपॉन चेंजिंग इन प्रेशर्स। तो
ये वाली वैल्यूज भी आप ला सकते हो। मेजर चेंज यहाँ हुआ है। तो कुल मिला के थोड़े कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि हमने क्या क्या चीज़ें। एक तो तुम ध्यान रखो कि डेल्टा एस के कैलकुलेशंस का, कि अगर आपको डेल्टा एस कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज बी रेडी टू यूज दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। क्वेश्चन जैसे चालू हुआ, डेल्टा एस पूछा है, आप यहीं से चालू करोगे तो आपकी कभी क्वेश्चन गलत ना होगी नहीं। बस यहाँ से चालू करोगे ना तो आपको कुछ और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है और रिवर्सिबल करके फिर हीट ट्रांसफर निकालना आना चाहिए। वो सब नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको फिर ऐसे केस में तो आपको फिर फाइनल फार्मूला रटना चाहिए कि भाई जो भी इससे आता है वो रट, ठीक है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि अगर आपका डेल्टा एस निकाल रहे हो और आइडियल गैस थी तो ये फॉर्मूला ही लगा के अपना वो ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हमेशा वैलिड है चाहे प्रोसेस कैसी भी हो, ठीक है। whatever is the nature of process, this is valid as long as you have ideal gas, no reaction, no chemical change. और अगर आप डेल्टा एस फॉर अदर सब्सटेंसेस ला रहे हो जो आइडियल गैसेस नहीं हैं, नॉन आइडियल गैस सिनेरियो, जिसमें सारे लिक्विड, सारे सॉलिड्स, रियल गैस है, सब आ गया, अगर ऐसा है तो आप ये नहीं कर सकते। फिर आपको ये करना है हीट कैपेसिटी dt बाय t का इंटीग्रेशन, मतलब Q को CdT लिखना है। तो हीट कैपेसिटी वो क्वेश्चन में देंगे, क्योंकि अलग अलग नॉन आइडियल सिनेरियोज में हीट कैपेसिटीज क्या होती है तुम्हें पता है, यू कांट रिमेंबर। सिर्फ पानी की याद होती है हमें 1 कैलोरी पर ग्राम, और बाकी की थोड़ी याद। तो वो जो भी C होगा उसका वो आप यूज़ करो वहाँ पे। अगर C इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो बाहर ले सकते हो, कई बार C एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे देते हैं वो, तो वो अंदर ही रख सकते हो। और आपको इस तरह से करके ऐसे लिख देता हूँ सीधा ln TF/TR ऐसा आ जाएगा। फिर C इज दी हीट कैपेसिटी फॉर अदर सिनेरियोस, बट नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। एक्चुअली ये वाला तो वैसे रिएक्शंस के लिए भी वैलिड है, क्योंकि आपको C पता है तो आ ही जाएगा, ठीक। तो अभी ये करने के बाद हो गया। और दूसरा ये चीज़ें लिख के जाओ, जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है ये भी था बहुत, कि चेंजेस इन G फॉर अ गिवन सब्सटेंस, है ना, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न टुडे। फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज VdP minus SdT. So this has to be the most important expression that we are talking about today, because it tells you the fundamental character of Gibbs free energy, जो केमिकल पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं। केमिकल पोटेंशियल का फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है कि वो एक तो प्रेशर का फंक्शन होता है और एक वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है फॉर अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। और जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसकी वजह से गिब्स एनर्जी बदलती कितनी है वो S से कनेक्टेड है। तो वो पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि S की एब्सोल्यूट वैल्यू इजीली मिलती नहीं है, या हमारे सिलेबस में नहीं, ऐसे हम बोल सकते हैं। पर कभी कभी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन ले लिया कि एक मटेरियल था, उस मटेरियल की जो एंट्रोपी की इक्वेशन है वो दे दी सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ उसका S कैसा होता है वो दे दिया। फिर वो पूछ सकते हैं कि अगर उस सब्सटेंस को गर्म किया हमने फ्रॉम 300 to 400 केल्विन, तो बताओ गिब्स एनर्जी कितनी चेंज हुई होगी उसकी। तो फिर आप ये चीज़ वहाँ पे फंक्शन डाल के इंटीग्रेट करके ला सकते हैं। So very crucial term, which is dG for a given substance, and I very humbly request to you कि ये डेल्टा G of reaction नहीं है, ठीक है ना। ये मत सोचो कि सर डेल्टा G निकालना सिखा रहे हैं रिएक्शन का। It's not that, it's change in G of a given substance। जैसे मैं बार एग्जांपल भी लेता था कि मेरे पास या हाथ में मार्कर एक सब्सटेंस है, अगर इसको मैं दबाऊँ, प्रेस करूँ तो क्या इफेक्ट आएगा, इसको थोड़ा मोमबत्ती के पास ले जाऊँ, गर्म करूँ तो क्या इफेक्ट आएगा, विदाउट चेंजिंग एनी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इट, ठीक है ना। तो एक सब्सटेंस अपनी प्योर फॉर्म में हो और वैसा ही रहे, तो ऐसे गिब्स एनर्जी उसकी बदलती है। और जो डेल्टा G ऑफ रिएक्शन है उसका लिटरली मीनिंग है अलग अलग सब्सटेंसेस की गिब्स एनर्जी का डिफरेंस, सो दैट वे इट विल बी मोर क्लियर।
जब आप लिखते हो ना डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, तो इट अंडरस्टैंड इट एज अ डिफरेंस ऑफ जी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब प्रोडक्ट साइड के सब्सटेंसेस के जी और रिएक्टेंट साइड के सब्सटेंसेस की जीज का डिफरेंस, जो हमें पता है डिफरेंस ऑफ H माइनस टी और डिफरेंस ऑफ S लिखा जा सकता है। पर अगर उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि वो प्रेशर कंडीशंस कुछ और ली और उस पर आपने दे दिया और फिर किसी और प्रेशर पे पूछ लिया, तब तुम्हें ये काम आएगा ही नहीं, क्योंकि आप करोगे क्या, आपको तो वैल्यूज ये दे रहे हैं और पूछ ये रहे हैं, तो आप फंस जाओगे। इससे ये तो ला सकते हो लेकिन ये नहीं ला सकते, तो आपको वहां से रवाना होके यहाँ अगर आना है, ये काम वही इंसान कर सकता है जिसको ये पता हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। तो और कुछ डाउट है, तुमने कुछ क्वेश्चन किए हो उसमें से तो पूछ लो। कुछ थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए, वो मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तुम लोग वो कर लेना। तो एक सेकंड, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसमें लिखे थे मैंने।